नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं आपके सामने, जिससे कि आपके एग्जाम में, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो या सुपर टेट का एग्जाम हो या आपके टेट का एग्जाम हो, हर एग्जाम में दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में इस टॉपिक से आते हैं। और आपके टॉपिक का नाम है स्किनर। दोस्तों स्किनर से हमेशा दोस्तों हर बार आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि स्किनर महोदय इतने इंपॉर्टेंट है। आपके शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में स्किनर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था दोस्तों। तो इसलिए स्किनर से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार दोस्तों इस सेशन स्टार्ट होने से पहले एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए। मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों। तो आइए दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूं दोस्तों। ये आपकी यूपी, ये स्टडी 91 में दोस्तों ये कुछ बैचेस आपके लॉन्च हुए हैं, जिसमें कि हिंदी आपका 999 रुपए में। और दोस्तों अब बात की जाए आपके यूपी टेट का बैच दोस्तों मात्र 999 रुपए में। सुपर टेट का बैच दोस्तों आपको मिल रहा है सिर्फ 1799 रुपए में। ये बैचेस आपके लिए बहुत ही लाभकारी हैं दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो। दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल का आपका बैच है 1499 रुपए में। और पीसीएस प्री कॉम आरओ का आपका बैच है दोस्तों 2499 रुपए में। और यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला है, आप जानते हैं बहुत ही अच्छा मौका मिला है दोस्तों इस बार आर या पार। यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर का बैच आपका दोस्तों 999 रुपए में। अगर दोस्तों आपको इन बैचेस को लेने में कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007734525। तो दोस्तों अब हम अपना सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। एक बार सेशन स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे मेरे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दें, एक बार लाइक कर दें। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, जानते हैं स्किनर महोदय के बारे में कि आखिर इनका जन्म कहाँ हुआ था, इन्होंने कौन से सिद्धांत दिए थे और इन्होंने किस पे प्रयोग किया था दोस्तों। तो ये हमारे महान आत्मा है स्किनर महोदय। स्किनर का जन्म इस सिद्धांत के प्रति, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? इन्होंने सक्रिय अनुबंध का व क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था दोस्तों। स्किनर इस सिद्धांत के प्रतिपादक अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीएफ स्किनर द्वारा वर्ष 1938 में किया गया था। यानी स्किनर आपसे पूछे कि स्किनर कहाँ के निवासी थे तो आप बताएंगे महोदय स्किनर हमारे अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के थे दोस्तों? अमेरिका के निवासी थे। 1 नंबर आपका तैयार हो गया। कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए कहाँ के निवासी थे। दोस्तों यूपी टेट में जरूर पूछा जाता है कि जैसे स्किनर कहाँ के निवासी थे, थांडाई कहाँ के निवासी थे, कोहलर कहाँ के निवासी थे, तो पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इसलिए जानना बहुत ही आवश्यक है। इन्होंने जो अपना सिद्धांत सक्रिय अनुबंध व क्रिया प्रसूत का सिद्धांत था वो उन्होंने 1938 में दिया था। कब दिया था दोस्तों? 1938 में दिया था। लिखते रहिएगा, कॉपी कलम लिए रहिएगा, जितना आप लिखेंगे उतना याद होगा मेरे दोस्तों। और आप अपने रत्नेश सर की क्लास में आए हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाइए। मेरे यही आपको ये रहती है, मेरा यही उम्मीद होती है कि दोस्तों मेरे बच्चे जो आते हैं मेरी क्लास में कुछ ना कुछ पढ़ें और याद करके जाए। ऐसा पढ़ें कि भूल ना पाए। कभी भी कोई पूछे अरे भाई बताओ स्किनर कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। स्किनर अमेरिका। कब किया था उन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत? 1938 में उन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और किस पे प्रयोग किया? पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट कि स्किनर महोदय ने किस पे प्रयोग किया था? स्किनर महोदय ने प्रयोग किया था आपका दोस्तों, उन्होंने प्रयोग किया था चूहे पे किया था दोस्तों, यानी कि रैट पे प्रयोग किया था। कब किया था प्रयोग? 1938 ईस्वी में इन्होंने चूहे पे प्रयोग किया दोस्तों। कब किया? 1938 ईस्वी में। और सिर्फ चूहे पे ही नहीं बल्कि स्किनर महोदय ने कबूतर पे भी प्रयोग किया। और इन्होंने कबूतर पे प्रयोग किया दोस्तों। कब प्रयोग किया कबूतर पे इन्होंने प्रयोग किया दोस्तों 1943 में। कब किया? 1943 में इन्होंने प्रयोग किया। किस पे? हमारे कबूतर पे दोस्तों। तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन अभी तैयार हो गए कि स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत दिया था स्किनर ने। कब दिया था? 1938 में दिया था। और स्किनर ने कब किस पे प्रयोग किया था? चूहे पे प्रयोग किया था। और इन्होंने 1943 में कबूतर पे भी प्रयोग किया था दोस्तों। ये याद रखिएगा, सफेद चूहा सफेद कबूतर। और दोस्तों आप जानते हैं इन्होंने कबूतर से एक अंक बनवाने का प्रयास किया था। अगर आपको जानकारी है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कौन सा अंक था जो ये कबूतर से बनवाने का इन्होंने प्रयास किया था। वह अंक बताइए, 6, 7, 5 या 8? कौन सा अंक था
कि स्किनर ने कबूतर से बनाने का प्रयास कराया था कि बताओ कबूतर बना लेगा ये अंक, वो कौन सा अंक था बताइए दोस्तों, जल्दी से कमेंट करें, आपको अगर पता है जल्दी से कमेंट करें। चलिए, जो बच्चे जानते हैं तो बहुत अच्छा, जो नहीं जानते दोस्तों, तो स्किनर महोदय ने कबूतर से 8 बनाने का प्रयास करवाया था, 8 अंक उन्होंने बनवाने का प्रयास किया था। ये भी जानकारी याद रखिएगा दोस्तों, हो सकता है कि आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इस सिद्धांत के अन्य नाम भी हैं। तुरंत कॉपी कलम लिखे लेते रहिए दोस्तों, लिखते रहिए, जितना लिखेंगे उतना याद होगा। अभी आपने जाना क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत होता है, अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत दोस्तों, क्या कहते हैं, अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत, उद्दीपन का सिद्धांत लिखते चलिए दोस्तों, अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत। और किसका है, कार्यात्मक प्रतिबंधन का सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबंधन का सिद्धांत। और दोस्तों बात की जाए स्किनर अनुबंधन का सिद्धांत, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, ये भी कई बार पूछा गया है, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। लिखते चलिए दोस्तों, मेरे साथ आप सभी भी लिखते चलिए, याद करना है। आज रत्नेश सर की क्लास में आए हैं, जरा भूल के तो दिखाइए, और बस जितना मैं कह रहा हूं उतना आप करते जाइए, तो आपको लगेगा कि हाँ सर आपकी क्लास से मुझे कुछ याद हुआ। बस लिखते चलिए, जितना करें बोलते चाहिए, बोल बोल के पढ़िए। सोचिए पहले के लोग, कहा जाता था कि बोल बोल के पढ़ो दोस्तों, बोल बोल के लिखो बेटा, तो उससे क्या होता था कि हमारा दिमाग इधर उधर नहीं भागता था दोस्तों, इधर उधर नहीं भागता था, और चीजें हमारे दिमाग में बहुत जल्द बैठ जाती थी। अब लोग क्या करते हैं, ऐसे लिए बस ऐसे पढ़, तो क्या होगा दोस्तों, चीजें नहीं याद होती, हमारा दिमाग इधर भागता है, कभी फोन पे, कभी इधर, अरे यार आज शाम को क्या, तो दिमाग इधर उधर डाइवर्ट हो जाता है दोस्तों। तो दिमाग डाइवर्ट न हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए दोस्तों, और कोशिश करना चाहिए बोल बोल के लिखना चाहिए। अगर आप बोल बोल के नहीं लिख सक रहे हैं तो भी शांत होकर बस लिखते चलिए दोस्तों। तो और ये था नैमित्तिक और संज्ञानात्मक अनुबंध का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। तो ये इस सिद्धांत के अन्य नाम थे, अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबंध का सिद्धांत, स्किनर अनुबंध का सिद्धांत, और अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, नैमित्तिक और संज्ञानात्मक अनुबंध का सिद्धांत दोस्तों, ये हो गया। नेक्स्ट है, अब आइए जानते हैं कि इन्होंने चूहे पर जो प्रयोग किया था, कैसे प्रयोग किया था, और इनका क्या सिद्धांत था दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था। किस पे प्रयोग किया था, चूहे पर प्रयोग किया। कैसे प्रयोग किया आइए जानते हैं। उन्होंने स्वयं एक बॉक्स का निर्माण किया। उन्होंने क्या किया, एक बॉक्स का निर्माण किया दोस्तों, इन्होंने एक बॉक्स का निर्माण किया, और उस बॉक्स में घुमावदार मार्ग बनाए गए। कैसे, घुमावदार मार्ग, जिसमें चूहा दौड़ लगाता था, जिसमें चूहा क्या लगाता था, दौड़ लगाता था। इस बॉक्स में ऐसा लीवर लगाया गया जिसके दबने से खाना चूहे को प्राप्त हो जाता था। जब चूहा बॉक्स में विभिन्न मार्गों में दौड़ लगाता, अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स करता, और तो अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ता और लीवर दब जाता। लीवर के दबने से उसको भोजन यानी उद्दीपक, स्टिमुलेट की प्राप्ति हो जाती थी। इसीलिए अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत भी कहा जाता है दोस्तों। यानी कि दोस्तों क्या होता था कि जो चूहा था, चूहे में घुमावदार मार्ग बने हुए थे, ये दौड़ लगाता था आपका चूहा क्या करता था, दौड़ लगाता था दोस्तों, और दौड़ लगाते लगाते यानी अनुक्रिया करता था। क्या करता था, अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स करता था दोस्तों, अनुक्रिया करता था, और दौड़ लगाते लगाते जैसे ही इसका पैर पंजे पे पड़ता, जैसे लीवर पे पड़ता, एक यहाँ पे इन्होंने लीवर लगाया था, ये दोस्तों आपको लीवर दिख रहा है, ये लीवर इन्होंने लगाया था। जैसे दौड़ते दौड़ते उसका पैर लीवर पे पड़ता, तुरंत उसे भोजन यानी स्टिमुलस की प्राप्ति हो जाती। भोजन यहाँ पे स्टिमुलस है दोस्तों, उद्दीपक, भोजन क्या है, उद्दीपक है, यानी कि स्टिमुलेट है, उसकी प्राप्ति हो जाती थी दोस्तों। तो यानी स्किनर का कहना था कि बिना अनुक्रिया किए आपको उद्दीपक की प्राप्ति नहीं होगी दोस्तों। इसीलिए इनकी थ्योरी को RS थ्योरी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, RS थ्योरी भी कहा जाता था। RS थ्योरी किसे कहा जाता था, इनकी थ्योरी को RS थ्योरी भी कहा जाता था दोस्तों। और आप जानते ही होंगे कि SR थ्योरी किसकी थी, SR थ्योरी आपके थार्नडाइक जी की थी। उन्होंने कहा बिना स्टिमुलस के अनुक्रिया नहीं करता व्यक्ति, पर इन्होंने जस्ट उल्टा बताया, उसका अपोजिट बताया कि पहले यानी कि अनुक्रिया होती है, उसके बाद हमें स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक की प्राप्ति होती है दोस्तों। यानी कि आपको ये आपके स्किनर महोदय ने ये प्रयोग किया कि जब
चूहा दौड़ भाग लगाया, यानी कि क्या किया उसने, अनुक्रिया की दोस्तों, तब उसे स्टिमुलस की प्राप्ति हुई। ऐसा बार बार करने से उसको ये पता चल गया कि जब जब मेरे लीवर पे मेरा पंजा पड़ेगा तब तक मुझे भोजन की प्राप्ति हो जाएगी दोस्तों। यानी वो अब सीख चुका था कि जब मुझे अगर भोजन खाना है तो तुरंत मुझे लीवर पर जैसे मेरा हाथ जाएगा भोजन मुझे तुरंत मिल जाएगा दोस्तों। तो ये उन्होंने कई बार प्रयोग किया दोस्तों, स्किनर जी ने कई बार प्रयोग किया, और जब जब वो प्रयोग करते रहते और समय देखते रहते थे दोस्तों, तो जैसे जैसे समय, जैसे एक बार प्रयोग किया तो थोड़ा सा ज्यादा समय लगा, दूसरी बार प्रयोग किया तो उससे कम समय लगा, तीसरी बार प्रयोग किया और कम समय लगा, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो गया, चूहा ये समझ चुका था कि भाई लीवर दबाओ भोजन तभी मिलेगा, नहीं तो भोजन नहीं मिलेगा दोस्तों। तो यही है, यानी कि आपके स्किनर ने कहा कि बिना अनुक्रिया किए, बिना रिस्पॉन्स किए हमें स्टिमुलस नहीं मिलने वाला, भोजन या उद्दीपन नहीं मिलने वाला। तो हमें किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनुक्रिया करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स करना पड़ेगा दोस्तों। यही इनका सिद्धांत था, इसीलिए इसके अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत भी कहा जाता है दोस्तों। आपको समझ में आ गया होगा मेरे सभी बच्चों को। नेक्स्ट है दोस्तों, इन्होंने बताया, स्किनर ने बताया कि अगर किसी को पुनर्बलन यानी रेनफोर्समेंट मिलता है, यानी आपसे पूछा जाता है कि कौन सा मनोवैज्ञानिक पुनर्बलन यानी रेनफोर्समेंट अधिक बल देता है, तो आप बताएंगे कि वो हमारे कौन थे, स्किनर महोदय थे। कौन थे दोस्तों, स्किनर महोदय थे। स्किनर महोदय ने ही रेनफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन पे अधिक बल दिया। स्किनर ने बताया अगर किसी को पुनर्बलन रेनफोर्समेंट मिलता है तो वैसे ही उसके क्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है, अधिक आती है। रेनफोर्समेंट सर क्या होता है, अभी बताते हैं आपको, थोड़ा सब्र रखिए, रेनफोर्समेंट बताते हैं, पर एक बार जरा लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सारे बच्चे लाइक, मजा आ रहा है तो लाइक और शेयर करिए कि हाँ सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तब आप लाइक ऐसे। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो मत लाइक शेयर करिएगा, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर करें। नेक्स्ट है, अतः सीखने की अनुक्रिया में पुनर्बलन का विशेष महत्व होता है, यानी सीखने, अधिगम यानी लर्निंग के सीखने में पुनर्बलन का अधिक महत्व होता है। अरे सर पुनर्बलन आखिर होता क्या है, अभी बताते हैं आपको रेनफोर्समेंट क्या होता है, अभी जानिएगा। अपनी हिंदी 299 रुपए में, वीडियो का बैच आपका कितना 199 रुपए में, पेट कॉम्बो आपका 350 रुपए में, पेट बुक आपकी 300 रुपीज में, और आर की बुक आपकी 175 रुपीज में, लेखपाल कॉम्बो आपका 300 रुपीज में दोस्तों। फ्री डिलीवरी है दोस्तों, कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। ये पुस्तकें आपके बारे में, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इन पुस्तकों को लीजिए, बहुत ही आपको रामबाण का काम करेंगे। और दोस्तों इन पुस्तकों को अगर मंगाने में आपको कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007734525 पे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर आपको पुस्तक मंगानी है आइए दोस्तों आखिर जानते हैं कि रेनफोर्समेंट क्या होता है, पुनर्बलन क्या होता है। जैसा कि आपने बताया, आप जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि स्किनर ने कहा कि सीखने के लिए पुनर्बलन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। आखिर सर ये पुनर्बलन होता क्या है, आइए जानते हैं। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठा होगा कि आखिर रेनफोर्समेंट क्या होता है, व्हाट इज द रेनफोर्समेंट, व्हाट इज द पुनर्बलन, आखिर वो पुनर्बलन क्या होता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर थोड़ा सा 2 मिनट। पुनर्बलन दोस्तों, रेनफोर्समेंट यानी कि जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, पुनर्बलन कहलाता है। नहीं समझ में आया, अरे भाई घूस घूस जानिए सबसे अच्छा। घूस कैसे घूस, यानी कि अगर हाई स्कूल पास हो गए, पेपर पास करने पर पेरेंट्स द्वारा बेटा साइकिल देंगे, बेटा मोबाइल देंगे, अगर फर्स्ट क्लास पास हुए बेटा साइकिल पक्का है इस बार तुम्हारा, तो क्या है ये घूस ही तो है कि बेटा पढ़ो, किसी तरह तुम पढ़ो, तुम्हें इस बार साइकिल दे देंगे, अगली बार मोबाइल दे देंगे। तो ये क्या होता है, ये रेनफोर्समेंट होता है, यानी पुनर्बलन होता है। यानी कोई भी कार्य करने पर आपको पुरस्कार से सम्मानित किया जाए दोस्तों। अब वो पुरस्कार डिपेंड करता है, चाहे वो पुरस्कार आपका सम्मान हो या वो पुरस्कार मोबाइल फोन, साइकिल, बाईसाइकिल, मोटरसाइकिल, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ये अपने पे डिपेंड करता है दोस्तों। कहते नहीं है सम्मान, एक आदमी हार पहना के भी सम्मान कर दे तो वो भी बहुत होता है, और किसी को कितना भी दे दिया जाए तो भी कम पड़ता है दोस्तों। तो सम्मान डिपेंड करता है कि कैसा आप लेना चाहते हैं
शाबाशी का सम्मान लेना चाहते हैं, आशीर्वाद रूप में सम्मान लेना चाहते हैं, कि आप साइकिल के रूप में सम्मान लेना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है दोस्तों। तो ये होता है दोस्तों सम्मान, रेनफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन, यानी कि आप कह सकते हैं घूस। किसी भी कार्य को करने के लिए आपको कह दिया जाए यार अगर तुम अच्छे से पास होगे, इस बार फर्स्ट क्लास पास होगे, तुम्हें बाईसाइकिल दिया, तो आप क्या होगा, आप खूब मन लगा के अरे यार इस बार फर्स्ट क्लास पास होना है, इस बार पापा से बाईसाइकिल लेना है, तो क्या हुआ, तब आप सीखते हैं, अच्छे मन लगा के आप पढ़ते हैं, चीजों को और अच्छे से ढंग से करते हैं दोस्तों। तो यही बात स्किनर जी ने कही कि बालक किसी भी कार्य करने में, किसी भी चीज को सीखने में बालक के रेनफोर्समेंट का, पुनर्बलन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है। अब क्लियर हो गया, अब तो कभी नहीं भूलोगे मेरे बच्चों, तो आप नहीं भूलेंगे ना, बिल्कुल यही चीज है दोस्तों, बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि रेनफोर्समेंट क्या था। तुरंत बताइए, रत्नेश सर ने हमारे बताया था घूस होता है भैया, घूस। अब बता आइए जानते हैं पुनर्बलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ द रेनफोर्समेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ द रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन के प्रकार क्या होते हैं। इसके भी कई प्रकार है दोस्तों, सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक, दो प्रकार का होता है ये, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन। आइए जानते हैं आखिर सकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है। यदि प्राणी को सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो वह प्राणी क्रिया को दोहराता है, जैसे भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा आदि। सकारात्मक पुनर्बलन यानी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट कहा भी जाता है दोस्तों इसको। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का कहने का मतलब है कि जैसे आप किसी भी कार्य को अगर आप अच्छे ढंग से करते हैं, यानी कि आप उसमें अच्छे, जैसे आप हाई स्कूल या इंटर का एग्जाम दिया दोस्तों, आपने हाई स्कूल का मान लीजिए आपने एग्जाम दिया और आपके पिताजी ने कहे, बहुत खुश हुए आपके पिताजी, अरे वाह बेटा तुमने तो बहुत ही अच्छा परसेंटेज लाया, तुम तो जीनियस हो बेटा, लो मेरे तरफ से तुम्हें एक नई बाईसाइकिल। आप बहुत खुश हुए कि अरे यार मैंने इस बार मेहनत किया और मेरे पापा ने मुझे बाईसाइकिल नई खरीद के दी, अब मैं इंटर में और मेहनत करूंगा। और पापा ने भी प्रॉमिस कर दिया, बेटा अगर तुम इंटर में पास हुए तो तुम्हें मैं बाइक दिलाऊंगा, बहुत ही अच्छी बाइक दिलाऊंगा, और तुम बस इंटर में इससे अच्छा परसेंटेज लाओ। तो ये क्या हो गया, अब आप और भी मेहनत करने लगे और अच्छे ढंग से पढ़ने लगे कि यार इस बार अच्छा परसेंटेज लाना है और इस बार तो साइकिल नहीं बाइक देंगे पापा, तो और आप मेहनत करने लगे। तो वो क्या, ये सकारात्मक पुनर्बलन है दोस्तों। क्या है सकारात्मक, कि एक कार्य को किया आपने और फिर आप दूसरे कार्य में लगे, उस कार्य को आप और अच्छे ढंग से करेंगे, तो ये क्या है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट कहा जाता है दोस्तों। क्या हो गया, सकारात्मक पुनर्बलन। जैसे कि नौकरी मिला, जैसे नौकरी हो गया, भोजन हो गया, पुरस्कार हो गया। नौकरी कैसे, जैसे आप अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, कंपटीशन निकालेंगे, तभी तो आपको नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तभी तो छोकरी मिलेगी, यानी शादी होगी दोस्तों। तो ये चीज होता है दोस्तों, यानी रेनफोर्समेंट। फिर से दोबारा उसको कार्य, किसी भी कार्य को जब आप सफल होते हैं तो आपको पावर मिलती है, अच्छी चीजें मिलती हैं, फिर आप सोचते हैं कि अरे यार अब तो मैं इतनी मेहनत किया तो मैं क्या कहते हैं एसआई बन गया, अब और अच्छी मेहनत करूंगा, मैं डिप्टी एसपी बनूंगा। तो ये चीजें होती हैं, ये कहा जाता है सकारात्मक पुनर्बलन। अब नकारात्मक पुनर्बलन की बात अगर दोस्तों कहा जाए, यदि प्राणी को नकारात्मक पुनर्बल दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को नहीं दोहराता दोस्तों, नहीं दोहराता। क्या होता है सर नकारात्मक, यानी निगेटिव रेनफोर्समेंट। जैसे दोस्तों समझाते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पर एक बार लाइक और शेयर करते रहिए। जैसे कि दंड देना, मना करना या डांटना। जैसे कि आप कोई कार्य किए आपने, जैसे अब आपने हाई स्कूल का पेपर दिया और आपका थोड़ा परसेंटेज कम हो गया, अब आपके पिताजी पहुंचे हैं, पढ़ नहीं रहे हो सही से, एक दो हाथ लगा दिया, अरे बहुत पिताजी तो आज बहुत मारे यार। तो फिर दोबारा आपको क्या होगा, यार अब तो, यानी मन आपका थोड़ा हो जाएगा कि यार अब तो पापा, यानी कि यार इतना पढ़ा मैंने, मेहनत किया, पर क्या कहते हैं अच्छा मेरा परसेंटेज नहीं है, पिताजी ने पिटाई भी कर दी। फिर दोबारा वो कार्य करने का आपका मन नहीं करेगा दोस्तों, कि अरे यार अब हम पढ़ाई नहीं करेंगे, मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी, अब मैं नहीं पढ़ूंगा। तो ये क्या हो गया, ये निगेटिव रेनफोर्समेंट होता है दोस्तों। यानी कि अब किसी भी कार्य को करने पे आपको अगर दंडित कर दिया जाए तो क्या दोबारा आप वो कार्य करेंगे, कभी नहीं करेंगे दोस्तों। ये यानी निगेटिव रेनफोर्समेंट कहा जाता है। इसीलिए कभी भी बच्चे को अगर वो उसका, मैं सारे पेरेंट्स को अगर कोई देख रहा है वीडियो, या आप भी दोस्तों बड़े भाई हैं, बड़ी सिस्टर हैं, कोई भी है, तो अगर कोई बच्चा अगर फेल हो जाता है या कंपटीशन नहीं निकाल पाता, तो आप उसको पुश करिए, यानी उसको बैकअप दीजिए कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, इस बार नहीं बेटा, अगली बार तो तुम अच्छा कर सकते हो, तुम्हारे अंदर क्वालिटी है, तुम्हारे अंदर वो बात है बेटा, तुम जीनियस हो,
कर सकते हो। इस बार चलो थोड़ा सा इधर उधर हो गया चलो, पर अगली बार तुम मेहनत कर सकते हो, पर इस बार और अच्छे से मेहनत करना। तो ये क्या होगा, उसके अंदर आप उसको थोड़ा सा पुश कर रहे हैं, उसके अंदर और आप आत्मविश्वास जगा रहे हैं। तो बालक के अंदर जब आत्मविश्वास जगता है तो वो और अच्छी मेहनत से करता है, पढ़ता है दोस्तों, तो उसका रिजल्ट अच्छा आता है। तो ऐसा नहीं है कि आप उसे निगेटिव हमेशा करें, ठीक है, पॉजिटिव भी देना चाहिए। तो ये हो गया आपका नकारात्मक पुनर्बलन। यदि प्राणी को नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को नहीं दोहराता दोस्तों, जैसे दंड देना, मना करना या डांटना। समझ में आ गया होगा आप सभी को। रेनफोर्समेंट में दोस्तों सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन दोनों समझ में आ गया होगा। पुनर्बलन अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों, रेनफोर्समेंट शेड्यूल की बात करते हैं। यह भी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, जिसमें कि सतत पुनर्बलन अनुसूची आती है। क्या होती है? कॉन्टिन्यूअस रेनफोर्समेंट शेड्यूल। जैसे कि इसमें जब जब क्रिया होती है तो पुनर्बलन दिया जाता है। जैसे प्रत्येक सवाल हल करने पर बच्चे की तारीफ करना दोस्तों, सतत पुनर्बलन अनुसूची दोस्तों। जैसे आपको मालूम होगा, कभी आपके बड़े भाई या आपके पिताजी कहे बेटा जरा बाईसाइकिल पूछ देना। अब आपने बहुत मन लगा के एकदम बाईसाइकिल साफ कर दी, एकदम हर चीज लाइट वाइट सब बढ़िया, अरे यार बढ़िया पापा बाईसाइकिल कहे पूछने के लिए पूछ दी। और जैसे पिताजी देखा बाईसाइकिल आपने बहुत अच्छे से पोंछ दी, अरे यार तुमने तो मोटरसाइकिल कितनी अच्छी चमकाई है बेटा, क्या बात है बेटा, थोड़ा सा गाड़ी पे भी 2 हाथ मार दो जरा, बहुत और गंदी हो गई, वो भी चमका दो इसी तरह से, मजा आ जाए। बस आप तो खुश, अरे यार पापा ने इतनी तारीफ कर दी, वाह बेटा तुम तो कमाल हो। बस आप गाड़ी को भी चमकाना शुरू कर दिए दोस्तों। तो गाड़ी की भी सफाई जब हुई तब भी तारीफ, अरे वाह बेटा क्या बात है, तुमने तो गाड़ी भी बहुत अच्छे से चमका दी। तो ये क्या है, हर बात पे आपको शाबाशी दी जा रही है दोस्तों, और अपना काम निकाला जा रहा है। ये मम्मी और पापा लोग बहुत अच्छा बच्चों को प्रयोग करते हैं, बच्चे भी एकदम भावनाओं में बह जाते हैं और सारा काम होता रहता है दोस्तों, घर का होना भी चाहिए ऐसे। तो ये क्या होता है, प्रत्येक सवाल हल करने में बच्चों की तारीफ करना, यानी कि हर चीज पे बच्चों की तारीफ करना ही आपका क्या है, सतत पुनर्बलन अनुसूची होता है दोस्तों। नेक्स्ट आपके कहें आंशिक पुनर्बलन अनुसूची की बात की जाए तो इसमें हर क्रिया के लिए पुनर्बलन नहीं दिया जाता, बल्कि कुछ क्रियाओं के लिए ही दिया जाता है दोस्तों। जैसे क्या होता है दोस्तों, कभी कभी टीचर्स जो हमारे होते हैं वो बस जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन दिया, आपने तुरंत क्वेश्चन लगा लिया, सारे बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, तो बस ये कहेंगे बहुत अच्छा दोस्तों बहुत अच्छा। पर कभी ऐसा होता है कि बहुत टफ क्वेश्चन होता है, कभी बहुत टफ क्वेश्चन दे दिया गया और टीचर जानता है कि ये सारे बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, पर उसी में से कोई बच्चा अगर क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है तब कहा जाता है अरे वाह बेटा बहुत ही बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व किया, तब हम उसकी तारीफ करते हैं। यानी हर बार हम, यानी सभी सवालों की जगह सिर्फ कुछ सवालों पर तारीफ करना, यानी कुछ सवाल आपने जो टफ लग रहे हैं आपने हल कर दिया। इसी तरह से कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कि टफ माने जाते हैं, वो कार्य जब आप कर लेते हैं तब आपकी तारीफ होती है, छोटे मोटे में तो नहीं, यानी हर छोटे मोटे कार्य में आपकी तारीफ नहीं की जाती, यानी किसी विशेष कार्य में तारीफ की जाती है। तो वो क्या होता है, वो आंशिक पुनर्बलन अनुसूची के अंतर्गत आता है, यानी कि पार्टिकल रेनफोर्समेंट शेड्यूल के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो ये चीज है दोस्तों। अब मुझे नहीं लगता कि आपको आंशिक पुनर्बलन अनुसूची और सतत पुनर्बलन अनुसूची में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी दोस्तों, ठीक है। ये आपके आरओ का समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी कंप्लीट कोर्स दोस्तों, मात्र 2499 रुपए में। डेली वीडियो क्लासेस दोस्तों और चैप्टर वाइज टेस्ट भी, और ऑफलाइन आप डाउनलोड भी कर सकते हैं दोस्तों। ये चीजें जो बच्चे आरओ तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत शानदार बैच है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। एक बार वीडियो को ज्यादा सभी बच्चे शेयर कर दें। आइए दोस्तों फिर जानते हैं। अब दोस्तों अपना मूल्यांकन हम लोग स्टार्ट करते हैं, आखिर हमने कितना सीखा आइए जानते हैं सारे बच्चे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, और दोस्तों अपना स्कोर बोर्ड भी आप लोग करते रहिएगा, स्कोर अपना स्वयं मूल्यांकन करते रहिए कि कितने क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन नहीं कर पा, और जिस क्वेश्चन का आप सॉल्व नहीं दे पा रहे हैं उसको एक बार लिख के उसका आंसर लिख लेंगे तो याद हो जाएगा। और दोस्तों जो सारे क्वेश्चन ये रहते हैं, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है दोस्तों। सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, या तो टेट में आए हैं, या तो सुपर टेट में आए हैं, या सीटेट में पूछे गए हैं दोस्तों। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन टेट, सुपर टेट और सीटेट में रिपीटेड होते हैं, तो शायद इसी में से का क्वेश्चन रिपीट हो जाए दोस्तों। तो इसलिए सभी लोग ध्यान लगा के इधर ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है, सीखने का प्रयास एवं त्रुटि विधि का संबंध है, किसके संबंध है?
कर्ट लेविन से, वॉटसन से, स्किनर से या थार्नडाइक से? जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए मेरे शेरों का। सीखने का प्रयास एवं त्रुटि विधि का संबंध था। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखते हैं किसका आंसर सही होता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। गलत नहीं होना चाहिए और बहुत इजी है, मेरे सारे बच्चे आंसर दे देंगे। कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो कि स्किनर देने लगे, हाँ कुछ बच्चे सी ना बताने लगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, सीखने का प्रयास एवं त्रुटि विधि का संबंध है, कर्ट लेविन से नहीं है, वॉटसन से नहीं है, स्किनर नहीं, थार्नडाइक से है दोस्तों। किससे है? थार्नडाइक ने त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, सीखने एवं प्रयास या त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत हमारे थार्नडाइक जी ने दिया था। किसने दिया था? प्रयास का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? थार्नडाइक जी ने दिया था। किसने दिया था? थार्नडाइक महोदय ने दिया था। और थार्नडाइक महोदय ने, थार्नडाइक जी ने किस पे प्रयोग किया था दोस्तों? थार्नडाइक ने बिल्ली पे प्रयोग किया था, CAT, कैट, कैट पे प्रयोग किया था। और इन्होंने बताया, थार्नडाइक ने आपकी कौन सी थ्योरी दी थी दोस्तों? थार्नडाइक ने आपकी SR थ्योरी दी थी। कौन सी दी थी? स्टिमुलस रिस्पॉन्स, SR थ्योरी दी थी। कौन सी दी थी? SR थ्योरी दी थी। इन्होंने बताया कि वाह, जब कोई स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक देखता है तभी वो क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है, प्रतिक्रिया करता है। जैसे आपको मैंने बताया था, भूखी बिल्ली ने क्या देखा? मछली देखी, और वो रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया यानी अनुक्रिया करना प्रारंभ हो गया, और तभी उसका लीवर पे पैर पड़ा और दरवाजा खुल गया और मछली अंदर। हाँ, तो यानी कि स्टिमुलस को देख के इन्होंने, थार्नडाइक ने बताया कि बिल्ली स्टिमुलस यानी उद्दीपक को देखकर क्या करती है? रिस्पॉन्स करती है, अनुक्रिया करती है दोस्तों। यानी बालक को किसी भी चीज को लक्ष्य उसके सामने होना चाहिए, तभी वो क्या करेगा? प्रयास करेगा, तभी वो सीखेगा दोस्तों। ये चीज थी, इनकी थ्योरी थी। किसकी? थार्नडाइक महोदय की। और इन्होंने दो नियम बताए दोस्तों, एक मुख्य नियम था और एक गौड़ नियम था। कितना? एक मुख्य नियम था और दूसरा क्या था? गौड़ नियम था दोस्तों। कौन सा? गौड़ नियम था। मुख्य नियम कितने बताए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। गौड़ नियम कितने बताए? जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करें दोस्तों। मुख्य नियम इनके 3 थे। मुख्य नियम कितने थे? 3 थे। और गौड़ नियम कितने थे? 5 थे। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी बच्चों को जानकारी होनी चाहिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। तो ये थी दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। जन्मजात अभिप्रेरक की बात कर रहे हैं दोस्तों। अगर आपने पढ़ा होगा कि जन्मजात अभिप्रेरक क्या होता है तो आप जरूर आंसर दे पाएंगे। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो नहीं आंसर दे पाएंगे। क्या है दोस्तों? वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, प्यास, निद्रा, भूख या सुरक्षा, जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है दोस्तों। क्या होगा? जल्दी से आंसर दें। जल्दी से आंसर दे दोस्तों। गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी शेर का, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए किसी भी शेर का। गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, क्या बात है। जन्मजात अभिप्रेरक दोस्तों, जन्मजात अभिप्रेरक क्या होता है दोस्तों? देखिए, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। प्यास नहीं होगा दोस्तों, निद्रा नहीं होगा, भूख नहीं होगी, सुरक्षा दोस्तों जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। ये आपका डी होता है दोस्तों। हमारे अभिप्रेरक 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका जन्मजात अभिप्रेरक। अभिप्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक हो गया आपका जन्मजात अभिप्रेरक। कौन सा हो गया? एक हो गया जन्मजात अभिप्रेरक। जन्मजात अभिप्रेरक दोस्तों, जन्मजात अभिप्रेरक। कॉपी कलम लिए रहिएगा दोस्तों, लिखते चलिएगा दोस्तों। आज आप रत्नेश सर के कुछ ना कुछ लेके जाएंगे दोस्तों। आपको लगेगा इस क्लास को लेने के बाद, हाँ सर कुछ तो पढ़ा है आज हमने। और कॉपी कलम लिए रहिएगा, लिखते चलिएगा दोस्तों, तब देखिए याद होता है कि नहीं आपको। तो एक होता है जन्मजात अभिप्रेरक। जो जन्मजात अभिप्रेरक होता है दोस्तों, इसमें यानी कि जो चीजें हमारे अंदर जन्मजात गुण होते हैं। जन्मजात गुण क्या है हमारे अंदर? भाई प्यास हमें जन्मजात लगती है, भूख हमें जन्मजात लगती है, निद्रा हमें जन्मजात, ये सब हमारे जन्मजात लक्षण है दोस्तों। यानी जन्मजात प्रेरक है, जन्मजात क्रिया होती है ये हमारी, भूख, प्यास, निद्रा, ये सब, रोना, ये सब क्या है? जन्मजात लक्षण है दोस्तों। और एक होता है दोस्तों अर्जित अभिप्रेरक। क्या होता है? अर्जित अभिप्रेरक दोस्तों।
एक होता है अर्जित अभिप्रेरक। क्या होता है? अर्जित अभिप्रेरक, यानी जो हम अर्जित करते हैं दोस्तों, जैसे कि हम ज्ञान अर्जित करते हैं, हम यानी कि पढ़ना लिखना, और दोस्तों रुचि हमारी इंटरेस्टिंग, यानी कि हमारी रुचि किस में है, वो चीज़ें जो इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, खेलना, ये सब क्या है दोस्तों, हम अर्जित करते हैं, स्वयं हम अर्जित करते हैं। और एक नेक्स्ट होता है दोस्तों सामाजिक अभिप्रेरक। लास्ट है आपका क्या? सामाजिक अभिप्रेरक दोस्तों। क्या है? सामाजिक अभिप्रेरक। सामाजिक अभिप्रेरक जो हमें समाज से मिलती है दोस्तों, क्या हो गया? प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, सम्मान, वही सब हो गया, प्रतिष्ठा, सम्मान और दोस्तों सुरक्षा। ये सब हमें क्या मिलती है? किससे मिलती है? ये हमें समाज अभिप्रेरक से मिलती है दोस्तों। प्रतिष्ठा, सम्मान, सुरक्षा। तो ये सुरक्षा किसके अंतर्गत आएगा? हमारा सामाजिक अभिप्रेरक के अंतर्गत आएगा दोस्तों। किसके अंतर्गत आएगा? सामाजिक अभिप्रेरक। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी रही हो तो लाइक और जरूर शेयर करें। तो यानी कि कितने प्रकार के प्रेरक होते हैं? 3 प्रकार के, जन्मजात अभिप्रेरक, अर्जित अभिप्रेरक, सामाजिक अभिप्रेरक दोस्तों, ये याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपी टेट आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, सुपर टेट और सी टेट में भी आ सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल क्या है? जीन पियाजे चाचा इस बार तो सी टेट में छाए थे भैया, पूरा इस बार सी टेट में हर शिफ्ट में, प्रथम शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, हर शिफ्ट में पूछा जाता था। तो बताइए पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल क्या है? 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष या 15 से 18 वर्ष। दोस्तों क्या होगा? जल्दी से बताएं, गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सारे बच्चे। क्या होगा दोस्तों? मेरे सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें, किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, जीन पियाजे चाचा ने बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है दोस्तों। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल क्या था? तो दोस्तों जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। कितनी अवस्थाएं बताई थी? 4 अवस्थाएं बताई थी। बालक की 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई। कितनी बताई दोस्तों? 4 अवस्था बताई। पहली अवस्था थी संवेदी कारक अवस्था, संवेदी अवस्था, अवस्था। दूसरी अवस्था थी दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरित अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी थी आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सॉरी दूसरी थी दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी थी आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी थी आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और जिसे औपचारिक अवस्था भी कहा जाता है दोस्तों। संवेदी पेरी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त अवस्था और आपका यानी कि मूर्त अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसे औपचारिक अवस्था भी कहा जाता है दोस्तों। अगर समय की बात की जाए तो जन्म से 2 वर्ष संवेदी पेरी अवस्था दोस्तों कितनी होती है? जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष मानी गई। और ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष मानी गई दोस्तों। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपकी 7 से 12 वर्ष मानी गई। कितनी मानी गई? 7 से 12 वर्ष मानी गई। और मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक अवस्था आपकी 12 वर्ष से 18 या 20 वर्ष तक मानी गई दोस्तों। 18 या 20 वर्ष, कहीं कहीं 18, कहीं कहीं 20 वर्ष भी देखने को मिलता है दोस्तों आपका। तो ये आपके जीन पियाजे चाचा के द्वारा बताई गई अवस्था है दोस्तों। पूछा क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पूछा है। मैंने आपको बताया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 दोस्तों, यानी 7 से 11 वर्ष इसमें पूछा गया है, तो लगभग वही होगा 7 से 12 या 7 से 11। तो बी इसके यही दोस्तों अंदर हो गया, यानी 7 से 12 के बीच में आ रहा है ना आपका 11, तो बी इज द राइट आंसर दोस्तों। बहुत ही बढ़िया आंसर दिया आपने। ये जीन पियाजे चाचा का याद रखिएगा, बहुत ही नेक्स्ट है दोस्तों, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है?
कोलेशिक के अनुसार, पियाजे के अनुसार, स्किनर के स्क्वायर या हरलॉक के अनुसार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है दोस्तों आपका, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। सी टेट और टेट में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, सुपर टेट में भी आ सकता है। जल्दी से आंसर दें। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? किसने कहा था? बिल्कुल दोस्तों, ये आपके मनोवैज्ञानिक थे। बहुत बढ़िया आंसर आप सभी ने दिया। कोलेस्टिक नहीं थे, पियाजे नहीं थे, हरलॉक नहीं, स्किनर दोस्तों, स्किनर ने दिया था आपका विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है दोस्तों। किसने दिया था? स्किनर ने। और जो मैंने आपको बताया क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया। इन्होंने प्रयोग किस पे किया? चूहे पे और किस पे? कबूतर पे दोस्तों, चूहे पे और कबूतर पे, चूहे और कबूतर पे प्रयोग किया। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपके वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का नया बैच प्रारंभ दोस्तों, महा बजट ऑफर 1299 रुपए में दोस्तों। ये जो बच्चे ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए बहुत ही अच्छा बैच है, तो इसलिए आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। एक बार आप लोग इसका वो कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधियों का चयन करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट। आप एक टीचर बन के दोस्तों आंसर दीजिएगा इसका। एक टीचर बन के आप आंसर दीजिए, एक अध्यापक बन के आप आंसर दीजिए कि आप कैसे बच्चों के बीच रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे या बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए कहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। सी टेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है, सी टेट में पूछा गया है, टेट और सुपर टेट में भी आ सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से मेरे बच्चे आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए किसी का, और मुझे मालूम है कि आपका गलत नहीं होगा दोस्तों। जल्दी से आंसर दें। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधियों का चयन, और वीडियो को ज्यादा शेयर करें दोस्तों, मजा आ जाएगा और भी ज्यादा मजा आएगा। सभी बच्चे संख्या बढ़ाएं जल्दी, ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका। बच्चों को रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन कौन सी विधि का चयन करेंगे? सिर्फ वही स्वयं गतिविधि, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे दोस्तों। यानी कि बच्चा जब लर्निंग बाय डूइंग यानी स्वयं करके सीखे दोस्तों। आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, एनसीएफ 2005 ये सभी कहते हैं कि बच्चे को स्वयं करके सीखने दीजिए। इससे बच्चे का ज्ञान क्या होता है? स्थायी होता है। बच्चा अधिक समय तक याद रखता है चीजों को और आसानी से वो बच्चा सीख जाता है कार्यों को, और वो जो सीखता है वो कभी नहीं भूलता। जैसे दोस्तों आप लोग साइकिल चलाना स्वयं जब सीखते हैं दोस्तों, तो क्या आप 1 साल 2 साल बाद क्या साइकिल चलाना भूल जाते हैं? बिल्कुल नहीं भूलते। आप जो चीजें सीख जाते हैं वो आपके माइंड में बैठ जाती है दोस्तों। तो ये है। नेक्स्ट है दोस्तों, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके एग्जाम में टेट में हर बार पूछा जाता है दोस्तों, और सी टेट में कभी पूछ दिया जाता है। ये टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, और सुपर टेट में भी ये क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों। आपको 100% कर दें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिएगा। क्या होगा? 110 होगा, 100 होगा, या 120 या 83? जल्दी से सॉल्व करिए। अगर आप इसका सूत्र जानते होंगे तो सॉल्व कर लेंगे, नहीं सूत्र जानते होंगे तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, देखते हैं कौन सा बच्चा सॉल्व कर पाता है इसका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन 101% यूपी टेट में एक क्वेश्चन आएगा। आप देख लीजिएगा, पेपर दे के आएंगे तो कहेंगे कि हाँ रत्नेश सर ने क्या कहा था। और इसका मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा दोस्तों कि आप कभी नहीं भूलेंगे ये क्वेश्चन। आइए, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले तो इसका सूत्र जानते हैं कि आखिर इसका सूत्र क्या होता है। दोस्तों मैं इसका सूत्र बताता हूं आपको। क्या पूछा है कि एक बच्चे की मानसिक आयु कितने वर्ष है? 12 वर्ष है, एवं वास्तविक आयु कितनी है? 10 वर्ष है दोस्तों। तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? आपसे पूछा क्या है? बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू लेवल दोस्तों। यानी बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है, यानी बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू का दोस्तों बुद्धि लब्धि इक्वल टू यानी आईक्यू का दोस्तों सूत्र होता है आपका। बुद्धि लब्धि का होता है दोस्तों मानसिक आयु। क्या होता है? मानसिक यानी ब्रेन। हमेशा दोस्तों क्वेश्चन में दिक्कत कहां होती है? बालक कंफ्यूज होता है कि पहले ऊपर मानसिक आयु होगा
कि वास्तविक आयु होगा। तो ब्रेन हमारा कहाँ होता है, ऊपर होता है ना दोस्तों, तो मानसिक आयु ऊपर होगा और वास्तविक आयु नीचे होगी। वास्तविक आयु आपकी कहाँ होगी, वास्तविक आयु दोस्तों, वास्तविक आयु आपका नीचे होगा, मल्टीप्लाई 100। ये आपका सूत्र होता है बुद्धि लब्धि का दोस्तों, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100, ये सूत्र होता है। बच्चों में कंफ्यूजन कहां होती है, मैं जानता हूं दोस्तों, बिल्कुल आपको कंफ्यूजन हो गई, सर वास्तविक आयु ऊपर होती है कि मानसिक आयु नीचे होती है। तो दोस्तों बस थोड़ी सी ट्रिक लगानी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि भाई हमारा ब्रेन कहां होता है, ब्रेन ऊपर होता है और एज हमारी यानी और बाकी चीजें क्या होती है, नीचे होती, बॉडी हमारी नीचे होती है। तो मानसिक आयु, मानसिक यानी मेंटलिटी के यूज हो रहा है, तो किसका, मानसिक यानी दिमाग का, दिमाग की बात हो रही है, ब्रेन की बात हो रही है, तो ब्रेन हमारा ऊपर होता है, तो मानसिक आयु हमारी ऊपर होगी दोस्तों। मेंटलिटी, मेंटलिटी यानी ब्रेन की बात हो रही है। अब आप कभी नहीं भूलेंगे कि मानसिक आयु ऊपर होगी या वास्तविक आयु। अगर अच्छे लगी तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु, और आपकी मानसिक आयु कितनी दी गई है, मानसिक आयु आपकी 12 वर्ष दी गई है दोस्तों। वास्तविक आयु कितनी दी है, वास्तविक आयु आपकी 10 वर्ष दी गई है दोस्तों, और 10 वर्ष इंटू 100 दोस्तों, क्या है, इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लें दोस्तों, ये जीरो कट गया, 12 इंटू 10 कितना, 120 दोस्तों, कितना आ गया, 120, और 120 आपका आंसर आ गया। सी इज द राइट आंसर दोस्तों, सी इज द राइट आंसर दोस्तों आपका। यानी कि बहुत ही सरल तरीका है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बस सूत्र याद होना चाहिए। ये सूत्र याद होना चाहिए कि बुद्धि लब्धि यानी IQ इक्वल टू क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 दोस्तों। ये सूत्र आपको अगर याद है तो क्वेश्चन यूं सॉल्व हो जाएगा। और अब आप शायद कभी नहीं भूलेंगे कि मानसिक आयु ऊपर होगा कि वास्तविक आयु होगा, क्योंकि आपके रत्नेश सर ने बता दिया। मानसिक यानी मेंटलिटी की बात, तो मेंटलिटी दिमाग हमेशा ऊपर होता है दोस्तों, तो मानसिक आयु ऊपर, वास्तविक आयु नीचे। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट है RT एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना होता है। RT एक्ट 2009, NCF 2005, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा। मैंने सारी चीजें आपको पढ़ाई है दोस्तों, आप देख लीजिएगा। CDP बाय रत्नेश सर सर्च कर लीजिएगा दोस्तों यूट्यूब पे, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा और बहुत ही सरल भाषा में। CDP बाय रत्नेश सर दोस्तों, तुरंत आप सर्च कर लीजिएगा, आपको सारा वीडियो मेरा मिल जाएगा। और देखिए सारी चीजें मैंने बहुत सरल भाषा में आपको समझाई है दोस्तों, और न समझ में आए तब कहिएगा आप। तो RT एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना होता है। 30 घंटा, 45 घंटा, 42 घंटा या 50 घंटा। अगर मेरे बच्चे ने आप सभी वीडियो देखे होंगे तो जरूर आंसर देंगे, गलत नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, वेरी गुड, बिल्कुल सही दोस्तों। 45 घंटा यानी 45 घंटा दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। कितना, 45 घंटा, बी इज द राइट आंसर, 45 इज द राइट आंसर। 45 घंटे कार्य करते हैं दोस्तों, योजना बनाते हैं 45 घंटे, बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया आंसर दिया। नेक्स्ट है आपका, शिक्षा का अधिकार नियम 2009 लागू नहीं होता निःशक्त बच्चे पे, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे पे, 14 से 18 आयु के वर्ग के बच्चों को नियमित उपस्थिति दोस्तों, किस पे यह लागू नहीं होता। शिक्षा का अधिकार नियम 2009 लागू नहीं होता। जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, इस बार किसी भी बच्चे का मेरा गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। क्या आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, क्या बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। शिक्षा का अधिकार नियम 2009 लागू नहीं होता दोस्तों, नहीं लागू होगा। जल्दी से आंसर दें, क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बिल्कुल दोस्तों। 14 से 18 वर्ष के बच्चों का नहीं लागू होगा, बल्कि आपका बताया गया दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कहा गया आपके अनुच्छेद 21A में दोस्तों, अनुच्छेद 21A में 86वें संशोधन में, 86वें संशोधन में कहा गया दोस्तों, 86वें संशोधन में कहा गया कि आपके यानी कि
6 वर्ष से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक को क्या फ्री में शिक्षा प्रदान की जाए दोस्तों। ये आपके आरटीए एक्ट 2009 में कहा गया 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालकों को, ये 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चे नहीं होगा दोस्तों, ये नहीं बात की गई, ठीक है। तो ये गलत है, सी गलत है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका हिंदी इंडिविजुअल का नया बैच प्रारंभ 2023 दोस्तों 999 दोस्तों। अगर आपके किसी भी सिलेबस में अगर आपकी हिंदी है दोस्तों तो आप नितिन सर की क्लास करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने बताया है और समझाया है दोस्तों, ठीक है। तो एक बार आप इनकी क्लास जरूर करके देखिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी और सी लिखे पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है दोस्तों, मलेरिया, डिसलेक्सिया, फाइलेरिया या टाइफाइड दोस्तों, क्या होगा। सी को डी और सी लिखे पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है, मलेरिया, डिसलेक्सिया या फाइलेरिया या टाइफाइड दोस्तों, क्या होगा। जल्दी से आंसर दे, बहुत ही आसान है क्वेश्चन है और सभी बच्चे मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे होंगे। बिल्कुल दोस्तों, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया, डिसलेक्सिया बी इज द राइट आंसर। जब क्या होता है पढ़ने में क्षमता दोस्तों हो जाता है अधिगम विकार, जो पढ़ने में क्षमता होता है तो वो क्या होता है, डिसलेक्सिया होता है। लक्ष्य को वो क्या पढ़ने लगता है, लुक्स पढ़ने लगता है। लक्ष्य को क्या पढ़ने लगता है, लुक्स पढ़ने लगता है दोस्तों। वार को क्या पढ़ने पड़ता है, रा पढ़ने लगता है दोस्तों। तो वही चीज होती है, यानी सी को डी, डी को सी लिखे पढ़े तो वो कौन सा रोग हुआ, डिसलेक्सिया, बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, एक बार लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बहुत ही धमाकेदार सेशन है, जितना आप शेयर करेंगे, जितना आप लाइक करेंगे और भी एक अध्यापक का मनोबल बढ़ता है दोस्तों, तो और अच्छा आपको शिक्षा प्रदान करेगा वो। तो ये कोशिश होती है दोस्तों, तो हर अगर आपको किसी भी टीचर का अच्छा लगे तो उसका लाइक और शेयर जरूर करिए दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम और जय हिंद दोस्तों।